बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माइंस बिल जो है उसके हवाले से आज अहम पेशरफ सामने आई है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मेंबरान असम्बली बाइकआउट करके चले गए, जिसकी वजह से डिस्कशन ही ना हो सकी, हंगामा हुआ और अगले हफ्ते तक इजलास मुलतवी करना पड़ा स्पीकर को, सवाती को। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की आज ज़मानत की दरख्वास्तों पर अहम समाअत हुई है, जबकि इमरान खान की अब तक 21 मुकदमात में जो ज़मानत मंजूर हुई है, 9 मई के ये मुकदमात हैं। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच था, नैब का एक केस था और आज नैब का पूरा जो कट्टा छट्टा है वो खोल के रख दिया है मोहसिन अख्तर कियानी और सरदार इजाज़ इसाक खान ने। मैंने आपको बताया था जो केस इन मुअज़्ज़ज़ जजेस के पास आएगा वो ऐसी ज़िम्मेदारी निभाएंगे कि वो हक़ अदा कर देंगे। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बेसिकली केस इस तरह से है, गोल्डरा शरीफ है, उसकी जो फैमिली है, जो पीरान कराम हैं, उनकी फैमिली के 3 मेंबरान के ख़िलाफ़ भी और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ भी एक मुकदमा दर्ज किया गया सेक्टर E11 में। सेक्टर E11 में एक गैर कानूनी जो ज़मीन को खुर्द बुर्द करने का ये नैब रेफरेंस दायर हुआ। आज ये नैब रेफरेंस दायर हुआ और उससे पहले ही तीनों फैमिली मेंबरान के नाम ECL में डाले जा चुके थे। अब ECL में जो नाम डाले गए वो चैलेंज किए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज वफाकी हुकूमत को नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया, वहाँ सवालात भी उठा दे। दूसरी तरफ रेफरेंस भी आज दायर हुआ। पहले मैं आपको रेफरेंस का बताता हूँ और फिर हम आ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर E11 में ज़मीन की मुबैना खुर्द बुर्द और गैर कानूनी अलाटमेंट के केस में नैब ने 9 मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर दिया। मुल्ज़मान की फहरिस्त में मुतल्लका पटवारी, CDA के मुतल्लका साबिक अफसरान और दीगर अहम मुल्ज़मान शामिल हैं। साबिक डायरेक्टर लैंड CDA खालिद महमूद, शाइस्ता सुहेल, राजा जाहिद हुसैन, सैयद ग़ुलाम हसामुद्दीन, सैयद ग़ुलाम नजमुद्दीन गिलानी, सैयद ग़ुलाम शमसुद्दीन गिलानी, सैयद ग़ुलाम निज़ामुद्दीन गिलानी और सैयद ग़ुलाम मुहय्युद्दीन गिलानी ये मुल्ज़मान की फहरिस्त में हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने गैर कानूनी ज़मीन अलाटमेंट रेफरेंस की स्क्रूटनी शुरू कर दी, जिसके बाद रेफरेंस को समाअत के लिए अदालत में भेजा जाएगा। रेफरेंस 8 सफ़हात पर मुश्तमिल है, सिर्फ 8 सफ़हात पर मुश्तमिल। दायर रेफरेंस के मुताबिक अथॉरिटी ने एक सोर्स रिपोर्ट की बुनियाद पर गैर कानूनी अलाटमेंट का नोटिस लिया, जिसमें सैयद ग़ुलाम हसनुद्दीन और दीगर अफराद को सेक्टर E11 में सरकारी ज़मीन की गैर कानूनी अलाटमेंट का मुर्तकिब करार दिया गया। इंक्वायरी 20 अप्रैल 2016 को मंजूर की गई, जिसे 8 जून 2018 को बाकायदा तफ्तीश में तब्दील कर दिया गया। CDA के साबिक अफसरान ने गैर कानूनी तौर पर मुल्ज़मान को सरकारी ज़मीन अलॉट की और उसके बदले फ़वाइद हासिल किए। दौरान तफ्तीश 21 फरवरी 2024 को ग़ुलाम हसामुद्दीन और दीगर 3 प्राइवेट ख़वातीन ने प्ली बारगेन के लिए दरख्वास्त दी, जिससे मुल्ज़मान का कसूर साबित होता है। रिकॉर्ड के मुताबिक ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का केस बनता है। रेफरेंस में इस्तदा की गई एक मुल्ज़मान का ट्रायल करके सज़ा दी जाए। ये उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस था। उस रेफरेंस की बुनियाद पर रेफरेंस आज दायर हुआ, लेकिन उनका नाम जब तफ्तीश या इंक्वायरी शुरू हुई तो गोल्डरा शरीफ के जो ये 3 फैमिली मेंबरान हैं उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और 2 रुकनी बेंच था, डिवीज़न बेंच था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का और सरदार इजाज़ इसाक खान साहब का। वहाँ पर समाअत जब शुरू हुई तो अदालत ने कहा कि मुझे एक बात बताएं, एक बात तो हमें ये नहीं समझ आई कि ये जो केस है ये है ECL से नाम निकालने का। तो ECL से नाम निकालने की हमेशा दरख्वास्तें सिंगल बेंच सुनता है, ये क्यों डिवीज़न बेंच में केसेस को भेजा जा रहा है, इसका मकसद क्या है, डिवीज़न बेंच में क्यों केसेस को भेजा जा रहा है। एक तो अदालत ने यह सवाल उठाया। दूसरा, अदालत ने नैब के किरदार के ऊपर सवालात उठाते हुए कहा कि हर सिविल चीज़ को आपने उठा के क्रिमिनल बना दिया है। अगर कोई रिकवरी का मामला है, कोई ज़मीन के इंतकाल को कैंसिल करवाने का मामला है, तो आप हर सिविल केस को क्रिमिनल केस बना के नैब ऐसे क्रिमिनल केस बना देता है। लोगों से ज़मीनें लेकर मुतबादिल ज़मीनें देने की बजाय उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। तो ये क्या निज़ाम है? क्या इस रेफरेंस से पहले CDA वाले गिरफ़्तार किए हैं? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा नहीं, हमने CDA में से किसी को गिरफ़्तार नहीं किया। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा फिर आपके पास क्या चीज़ है? आपके पास ना एविडेंस पूरी है, ना कोई आपके पास शहादत है, और आप सीधा मुंह उठा के बंदों का नाम ECL में डाल देते हैं। तो ये क्या निज़ाम है? क्या इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं? किसी सूरत नहीं बढ़ सकती। अदालत की जानिब से सवाल पूछा गया कि ज़मीन खुर्द बुर्द और नैब तहकीकात के हवाले से आप लोगों को शौक़ है कि ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि लोग अदालतों में आएँ। नैब इस तरह लोगों के साथ जुल्म कर रहा है। अदालतों ने पहले नैब को सपोर्ट किया, जिसके बाद अवाम उन्नास की फ़रियादें निकल गईं
चीखें निकल गईं, फरियादें निकल गईं, फिर 2 तरमीम आ गईं और नैब का अख्तियार ही सारे का सारा ख़त्म हो गया, नैब का इदारा ख़त्म कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने E11 ज़मीन खुर्द-बुर्द केस से मुतल्लिक़ पेशरफ्त से आगाह करते हुए बताया कि मुलज़मान के ख़िलाफ़ रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया है। गोलड़ा शरीफ और दीगर की नैब तहकीकात के ख़िलाफ़ मरकज़ी केस 28 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर है। आइंदा समाअत पर हम हतमी दलाइल देंगे। अदालत ने कहा आप 28 अप्रैल तक यहाँ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तमाम तफसीलात जमा करवाएँ। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गोलड़ा शरीफ दरबार के 3 फैमिली मेम्बरान के नाम ECL में डालने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत ने कहा ठीक है, अगर आपके पास अभी कोई रिपोर्ट नहीं है तो हम अक्टूबर तक जो है वो केस इनका नाम मुअत्तल कर देते हैं, अक्टूबर तक फिर आपको तारीख दे देते हैं, फिर करते रहें आप। सेक्टर E11 में ज़मीन की मुबैना खुर्द-बुर्द और गैर कानूनी अलाटमेंट के केस पर अदालत ने तीनों जो दरबार शरीफ के मेम्बरान हैं उनका नाम ECL से निकाल दिया है और अदालत की जानिब से ये हुक्मनामा जारी हुआ है। अदालत ने यह भी कहा कि मैं हैरान होते हैं ये ECL का केस डिवीज़न बेंच में कैसे आ गया। अब तो रोज़ ऐसे होता है, केस सिंगल बेंच का होता है, लग कहीं और जाता है, हम फिर इंतज़ामी साइट पर लिखते हैं, फिर 6 सफ़हात लिखते हैं, फिर 11 सफ़हात लिखते हैं और सूरत हाल वही है। निज़ाम उसी तरह आगे बढ़ाया जा रहा है और अपनी मर्ज़ी की जा रही है और इस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाने से मामलात बेहतर नहीं होंगे। ये मुअज़्ज़ज़ जज साहब की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह बात की गई। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत अहम है, खैर उसके ऊपर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से मुतल्लिक है, वो किसी आगे वीलॉग में बात करेंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जो ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। ये 8 मुकदमात की ज़मानत है और वफा जो पंजाब हुकूमत है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो हर सूरत इन मुकदमात में अपने आप को बचाना चाहती है। उनको पता है कि ये ज़मानतें मंजूर हो जाएंगी, इस वजह से वो अदालत में कोई ना कोई हीला बहाना। आज उनकी जानिब से अदालत के सामने ये कहा गया कि मुकदमात का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में, इस वजह से हम दलाइल नहीं दे सकते। लाहौर हाई कोर्ट में जिन्ना हाउस हमला समेत 9 मई के 8 मुकदमात में समाअत हुई। इमरान खान ने मौक़िफ़ अपनाया, सलमान सफदर साहब ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि 9 मई 2023 वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में थे, सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्ज़ाम लगा के इस तरह के मुकदमात में नामज़द किया गया और 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत की समाअत सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। सलमान सफदर ने तफसीलात बताई और मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे दलाइल आखिरी तारीख पर मुकम्मल हो चुके हैं। सरकारी वकला ने कहा कि 9 मई के इन तमाम केसेस का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत के अखराज की दरखास्तें, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में 8 केसेस में ज़मानत की दरखास्तें हैं। मेरे इल्म के मुताबिक कुछ ज़मानत की दरखास्तें कल और कुछ परसों के लिए जा चुकी हैं। मेरी गुजारिश ये है कि ये ज़मानत की दरखास्तें यहाँ रिकॉर्ड का क्या करना है, सारा कुछ तो फाइल का हिस्सा है। इमरान खान की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि 9 मई वाले दिन, चूँकि इमरान खान मौके पे मौजूद नहीं थे, वो सरकार की तहवील में थे और फिर ये मुकदमात बना के उनकी ज़मानतें डिसाइड नहीं होने देते, तो उस पर हमें रिहाई का हुक्म दें। अदालत ने कहा कि चूँकि आज रिकॉर्ड नहीं है तो हम इनको 17 अप्रैल के लिए मुकर्रर कर देते हैं, रिकॉर्ड आ जाए, ताकि हम एक ही दिन में इनका मौक़िफ़ जो है या इनका जो स्टांस है वो चूँकि सेम है हर FIR में, तो हम एक ही प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद डिसाइड कर देंगे। अदालत ने वो 17 अप्रैल के लिए मुलतवी कर दी। वहीं पे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान सफदर साहब की जानिब से कहा गया, एक तो उन्होंने आज ये बताया है कि इमरान खान की अब तक 21 मुकदमात में 9 मई के 21 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी 9 मई के 21 मुकदमात में मंजूर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अब तक 9 मई के 21 केसेस में ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। उनके ख़िलाफ़ 300 से ज़ायद केसेस दर्ज हुए, रिकॉर्ड पेश नहीं किया जाता। और उन्होंने कहा कि वो इंतहाई आज गुस्से में नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हालत ये है कि एक ही मुकदमा है जिसमें इमरान खान जेल में है और वो 190 मिलियन पाउंड केस है, उसमें जानबूझ के हमारी ज़मानत जो दरख्वास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं की जा रही। हम बार बार अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसको समाअत के लिए मंजूर ही नहीं किया जा रहा। कहते हैं इस तरीके से ये इमरान खान को जेल में रखना चाहते हैं और बहाने बना के ये इमरान खान को जेल में रखना चाहते हैं। मेरिट के ऊपर इनके पास कुछ नहीं है, ना लाहौर हाई कोर्ट में ये बहस करते हैं, ना ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस मुकर्रर होने देते हैं। ये उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई। वहीं पे आज जो खैबर पख्तूनख्वा माइंस एक्ट है उसके हवाले से आज अहम पेशरफ सामने आई। माइंस एंड मिनरल एक्ट पर ब्रीफिंग के दौरान हंगामा आराई हुई और आज पहले एक अलामिया जारी किया गया स्पीकर ऑफिस की जानिब से कि आज इसके ऊपर बहस होगी। बहस शुरू हुई तो पहले तो ANP के लोगों की जानिब से वहाँ पर जो एक उनके MP हैं निसार बाज़, उन्होंने एतराज़ किया और उसके ऊपर फिर सवाल जवाब का हुआ और फिर वहाँ पे मामलात ख़राब हुए। फिर स्पीकर ने कहा कि इस बिल को महकमा पेट्रोलियम ने, वफाकी हुकूमत का जो महकमा पेट्रोलियम है, उन्होंने तैयार करके असम्बली को भेजा और उस पर
بحث کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ ماضی میں بھی وفاقی سطح پر متعدد بل صوبے نے منظور کیے ہیں اور اس پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ بل کی ہر شق کا تقابلی جائزہ لیا جائے گا اور اگر ضرورت پڑی تو اس بل کو سٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ بحث 3 سے 4 دن تک بھی جاری رہ سکتی ہے اور جو اراکین اعتراض کریں گے انہیں اس پر تفصیل پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، یہ کہا گیا اسپیکر کی جانب سے۔ اسپیکر نے جب یہ ساری گفتگو کر لی، انہوں نے کہا جی 3-4 دن چلے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو 10 ممبران تھے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی جب تک عمران خان کو اس بل کے اوپر اعتماد میں نہیں لیا جائے گا، ہم نہ کسی بحث کا حصہ بنیں گے، نہ ہم اس کارروائی کا حصہ بنیں گے جس میں آپ اس بل کو ڈسکس کریں گے۔ عمران خان کو بل پر اعتماد نہیں لیا جائے گا، اس بریفنگ کو سننے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی کے 10 سے زائد ممبران نے مائنز اینڈ منرلز بل پر بریفنگ سے واک آؤٹ کر دیا اور اپوزیشن اور حکومتی ممبران کے تحفظات دور نہ ہو سکے۔ کچھ نئے تحفظات بھی اس بل کے اوپر آئے ڈسکشن کے دوران، اور بغیر کسی ڈسکشن کے خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سواتی کو اگلے ہفتے تک ملتوی کرنا پڑ گیا۔ جو کہہ رہے تھے نا 2-3 دنوں میں میں اس کو جو ہے وہ بحث مکمل کرواتے ہیں، وہ بغیر بحث کے اور بغیر کارروائی کے اور اس ہنگامے کے اور پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کے واک آؤٹ کرنے کی بنیاد پر اگلے ہفتے بغیر کسی نتیجے پر پہنچے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔